हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू से रिलेटेड टॉपिक्स। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक, मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो एमपी वर्ग 1 का है, मैक्सिमम के सभी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं एमपी वर्ग 1 से। और जो बिहार सुपर टेट का पेपर होना है उसका आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका सीधा एग्जाम है। एमपी वर्ग 1 वालों का तो कल ही है ना। जिनके भी एग्जाम्स हैं कल और परसों में, आपको ढेर सारी अधिगम मंत्रा की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए, जैसे आप एमसीक्यू के वक्त करते हैं। प्रॉपर ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन लेना कि हाँ भाई सही है या नहीं है। डाउट है तो मार्क या फ्लैग कर दो, आगे कर लेंगे बाद में। गलत नहीं करना है। अगर आता है तो उसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के करना है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ करके हमें लगता है कि ये तो हमें आता है, लेकिन उसकी वो लैंग्वेज चेंज करके दूसरा आंसर उसका वो फिट बैठा देता है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करनी है। खास तौर से वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उनमें तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं ही करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे नए आए हैं एक बार जो वीडियोस है वो देख लीजिएगा। ठीक, और बस चलिए, आज तो क्या ही मैं आप लोगों से बातें करूं, आपका एग्ज़ाम देने ही जाने वाले हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। सांख्यिकी कारणों की बहुलता से एक हद तक प्रभावित होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. The statement is given by Yule and Kendall, A. L. Bowley, बॉडिंगटन, हॉरेस सिक्रिस्ट। बताइए, बहुत सीधी सी बात। अगर आपको इसका मतलब डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है और राइटर्स आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत प्यार से दे देंगे। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट की बात जो करते हैं, कॉज की बात जो करते हैं वो और सिक्रिस्ट करते हैं। तो ये वाला जो है आपका वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सांख्यिकी की परिभाषा सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। किसके द्वारा दी गई है? द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, इज गिवन बाय बाउली, बॉडिंगटन, रॉबर्ट्स, फिशर। तो जब साइंस की बात होती है, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो बॉडिंगटन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बॉडिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी शब्द का उपयोग किस रूप में किया जाता है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज एक वचन, बहुवचन, दोनों, कोई नहीं। बताइए, तो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी त्रुटि का अर्थ है स्टैटिस्टिकल एरर मींस, है ना। सांख्यिकी त्रुटि डेटा संग्रह करने के दौरान की गई गलतियां, गणना के दौरान की गई गलतियां, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के बीच का अंतर। ठीक है भाई, गलती क्या है? एक्चुअल और स्टैंडर्ड, यही तो है। तो जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा स्टैटिस्टिकल एरर कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बदले में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी को और क्या कहा जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूज स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड सफेद झूठ, काला झूठ, बहु झूठ, इंद्रधनुष झूठ। तो इसको कहा जाता है क्या, बता सकता है कोई? काला झूठ। आप आंकड़ों के आधार पर किसी को भी क्या कर सकते हैं? गुमराह कर सकते हैं। ये रहे आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी विज्ञान का राजा है, किसने कहा? स्टैटिस्टिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, हु सेड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले और कई बार देखने को मिले हैं।
पारेटा, राजा, बाउली, फिशर, किंग फिशर, ठीक है ना, वो किंग फिशर, किंग फिशर, समझ गए? समझ तो गए होंगे खैर तुम। चलो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, बताइए। दो मार्च 1951, 2 मई 1951, 15 मार्च 1950 या 2 मई 1953, बताइए। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर आएगा मई 2, 1951। नेक्स्ट, संचयी आवृत्ति वितरण का प्रकार जिसमें कक्षा अंतराल को शीर्ष से नीचे के क्रम में जोड़ा जाता है को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की यहां पर बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल आर एडेड इन द टॉप ऑफ बॉटम ऑर्डर इज क्लासिफाइड एज। एडेड वाली जब बात आती है तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? लेस देन टाइप वाला। बहुत सीधा सीधा सा आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटा का स्रोत नहीं है? Which of the following are not the source of secondary data? इंटरव्यू सेकेंडरी का सोर्स नहीं है। क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, अनपब्लिश्ड थीसिस या एनुअल रिपोर्ट्स, बताइए। अनपब्लिश्ड थीसिस मतलब कि उन्हें किसी और के द्वारा लिखी जा चुकी हैं, तो सेकेंडरी सोर्स हो गया। एनुअल रिपोर्ट्स मतलब डाटा किसी और के द्वारा प्रेजेंट किया गया, ये भी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारी ए, बी और सी, 1 2 3, ए बी सी आ गया है, ये 1 2 3 है ना, ये वाला इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट, नमूना किसका प्रतिनिधि है? सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मांड, अन्वेषक, डेटा, इनमें से कोई नहीं। यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेटर, डाटा, नन ऑफ दीज, बताइए। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, रैंडम सैंपलिंग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। रैंडम सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज, किसके रूप में भी जाना जाता है? क्लस्टर नमूनाकरण, जनगणना नमूनाकरण, संभाव्यता नमूनाकरण या जानबूझकर नमूनाकरण। रैंडम, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर, 10-15 लोग हैं यहाँ पर, या जैसे सपोज करो मेरी क्लास चल रही है, उस क्लास में 50 या 100 या 150 या 200 लोग हैं। क्लियर है? अब उसमें से मैंने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, तो वो क्या हो गया? रैंडम हो गया। ये बच्चों को मैंने रैंडम खड़ा कर दिया कि खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब है कि हर बच्चे की एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ये भी खड़ा हो सकता है, ये भी खड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हर कोई व्यक्ति ये मान करके चलेगा कि हाँ भाई मुझे खड़ा होना है। अगर मैं ये कहूँगा कि भाई मैं नीचे के केवल 3 को लूँगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये वाली बात? तो प्रोबेबिलिटी वाली, संभाव्यता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन किस पर सर्वेक्षण करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑन सामाजिक, आर्थिक, कृषि और औद्योगिक, डेमोग्राफिक या सभी। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी पर सभी पर क्या करता है? सर्वे करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक रिपोर्ट जो पूरे संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करती है और बाहरी लोगों के हितों का भी पूरा करती है, उसे क्या कहा जाता है? भाई कोई भी रिपोर्ट जो सारी इन्फॉर्मेशन होंगी और बाहरी लोगों का भी उसमें ख्याल रखा रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? उद्यम, नियंत्रण, जांच या बजट रिपोर्ट। बजट नहीं होगी, जांच नहीं होगी, नियंत्रण, उद्यम रिपोर्ट, एंटरप्राइजेस रिपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट,
एक कॉलेज के छात्रों का दो वर्गीकृत ग्रामीण और शहरी में वर्गीकरण क्या कहलाता है? गुण के आधार पर। तो दो तरह से वर्गीकरण होता है ना, गुण और मात्रा और भौगोलिक, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अगर क्षेत्र होते तो भौगोलिक, अभी क्या है? मात्रा होती तो अभी जैसे क्या है, किसी व्यक्ति की हाइट है ना, तो हाइट को आप मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पॉपुलेशन है। अब कोई कलर है तो कलर क्या होगा? गुण होगा, उसका क्वालिटी होगी, ठीक है। रूरल और अर्बन किस में आ जाएगा? क्वालिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट, ओजिव वक्र की मदद से हम अनुमान लगा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओजिव कर्व वी कैन एस्टिमेट। बताइए क्या एस्टिमेट कर सकते हैं हम? अंकगणित माध्य, मोड, औसत या सभी? मीडियन, जिसको माध्य भी बोलता है ना, क्या वो? माध्यिका, मीडियन माध्यिका और भूयष्ठिक, मोड भूयष्ठिक। क्लियर है? नेक्स्ट, नमूना आकार छोटा होने पर किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज टी टेस्ट। किसका यूज किया जाता है? टी टेस्ट का। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। क्या है ये? डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये है, सांख्यिकी जांच का उद्देश्य तय किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। डेटा संकलन के बाद, डेटा संकलन से पहले, डेटा के संकलन के दौरान, ये इनमें से कोई नहीं। दौरान तो आप करोगे नहीं, तो उद्देश्य कब करो? उद्देश्य तय कब किए जाएंगे? पहले। क्या? पहले। आप जब कोई भी डाटा इन्वेस्टिगेट करोगे तो उससे पहले आप ये जानोगे ना कि मुझे वो डाटा किस पर्पस के लिए चाहिए, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य होने के बाद वो क्रिया होगी। डाटा संकलन से पहले उद्देश्य को तय किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक वितरण जहां अंकगणितीय माध्य का मान माध्य और मोड भूयिष्ठिक की तुलना में अधिकतम है, क्या है? A distribution where the value of arithmetic mean is maximum as compared to medium and mode. अरिथमेटिक मीन ज्यादा है, तो अरिथमेटिक मीन ज्यादा है तो ये कहलाएगी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सकारात्मक रूप से विषम वितरण। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित से उस परीक्षण आंकड़े की पहचान कीजिए जिसके लिए प्रगणक का मान हमेशा भाजक से अधिक होना चाहिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमिनेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको एफ वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एफ वैल्यू। क्लियर है ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सांख्यिकी तालिका में एक पंक्ति के शीर्षक को क्या कहा जाता है? पंक्ति का जो शीर्षक होता है उसको क्या कहते हैं? स्टब, उपशीर्षक, शीर्षक या कोई नहीं। देखिए यहां पर पंक्ति के शीर्षक की बात हो रही है, तालिका के शीर्षक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टब्स। क्या बोला जाता है उसको? स्टब्स। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सी सांख्यिकी श्रृंखला का एक प्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज? व्यक्तिगत, असतत, निरंतर या चिन्हित? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस या मार्क्ड? नॉट अ टाइप, तो इंडिविजुअल भी होती है, डिस्क्रीट भी होती है और कॉन्टिन्यूअस भी होती है, बस मार्क्ड सीरीज ही नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट, संख्या सारांश उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया। नंबर समरी इज पब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, साप्ताहिक? तो नंबर समरी तो वार्षिक ही होगी। पूरे साल में कितनी पत्रिकाएं छपी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 SD इज इक्वल टू 6 QD, QD इज इक्वल टू 4/6 SD, QD इज इक्वल टू 2/3 SD और MD इज इक्वल टू 6/5 QD। तो 6 QD इज इक्वल टू 5 MD के इक्वल होता है।
और ये जो होता है ये फॉर SDK कोड होता है। ये आपकी इक्वेशन है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो इसके बेसिस पर आप इक्वेशन बना लें। जब आप इसको बनाएंगे तो सभी इक्वेशन मुझे सही लग रही हैं, क ख ग घ ण सभी, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, श्रृंखला के प्रत्येक मान के आधार पर माप क्या है? द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज, सीमा, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक रेंज। मेजर्स बेस्ड ऑन ईच वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बनेगा इसका आंसर? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन द्वारा परिभाषित संबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो आपका भूइष्टिक है वो आपके माध्य -3m माइनस मीडियन, ठीक है, ये तो सही है। मोड 3m माइनस 2m, ये भी सही है। माध्य मोड प्लस 2/3 माध्य माइनस, ये भी सही है। तीनों ही सही हैं इसके, क्या? तीनों ही सही है। देखिए एमसीक्यू में ज़्यादातर आपसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और साथ में ये भी देखा जाता है कि आप कितने एफिशिएंटली उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। कितनी आपका जो करेक्टनेस है, मतलब है ना, आपकी जो करेक्टनेस है वो कितना % है, उसी के बेसिस पर तो मेरिट बनती है। तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। ऐसी तो होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए हमें कम से कम क्वेश्चंस को क्या करना होगा? गलत करना होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका हो गया था ना आंसर। फैलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फैलाव के सापेक्ष माप डेटा माप की इकाइयों से स्वतंत्र है। 1 मिनट। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, ये तो बात सही है। मानक विचलन नकारात्मक नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नकारात्मक नहीं होता, तो ओनली 1 चला जाएगा इसका। कल मैं ऐसे ही स्टेटिस्टिक्स देख रहा था अपने यूट्यूब के, तो पता चल रहा था कि जो बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो व्यूज़ तो कर रहे हैं, मतलब वीडियोस देख रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। पता है क्या होता है? जब हम एफर्ट डालते हैं ना, मतलब अभी तुम लोगों को पता नहीं है, अब लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि ये जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है, पूरी पीपीटी जो आपके सामने आ रही है, लेक्चर आपके सामने आ रहा है, इन सबको करने में ना कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। बट ये चीज़ ना तब रियलाइज़ हो जाती है जब आप लोग ना किसी चीज़ को करते हो, ठीक है। जब बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पहले से टीचिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा कि किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने में, और जब भी कोई नया टास्क आता है ना, उसको प्रिपेयर करने में, अभी लास्ट टेस्ट हमारा KVS ख़त्म हुआ था, है ना, 17 का एग्ज़ाम था। उसके तुरंत बाद ही मेरे पास क्वेरी आने लगी कि क्या कहते हैं, एस्टेट की प्रिपरेशन और MP वर्ग 1 की प्रिपरेशन करा। मेरा मन ये था कि 17 का एग्ज़ाम है तो 21 से अप्रोक्सी स्टार्ट कराया जाएगा, बट आई वॉज सपोज कि नहीं, तैयारी कराता क्योंकि दिन भी कम है ना। तो कुल मिलाकर के दिसंबर से लेकर के अभी तक भी, आज तक भी जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल रेस्टलेस चल रही हैं, और ये चीज़ें तब तक रेस्टलेस चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो उसके बदले एक ये एक्सपेक्ट कर लेना कि भाई आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करोगे, और जब वो भी नहीं कर पाते ना, तो लिटरली ना बड़ा डिमोटिवेशन फील होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी सामने वाला जो बच्चा है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या आपके बारे में ज़रा सा भी नहीं कंसर्न ले सकता, है ना। तो इसीलिए ना तो बड़ा अजीब लगता है, और ये चीज़ ना आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप सामने से एफर्ट करोगे ना, और उसके बदले आपको आपके अकॉर्डिंग फीडबैक नहीं मिलेगा। जैसे सरकारी नौकरी जब आपकी लग जाएगी, है ना, तो उसके बाद आप क्लासरूम में जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, आप उनसे एक्सपेक्टेशन से रखोगे कुछ, ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी, बट वो पूरी नहीं करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो वो वाली कहानी होगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जब सामने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो कितना गंदा लगता है, बड़ा डिमोटिवेशन सा फील होता है कि आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हो और सामने वाला बच्चा फीडबैक ही नहीं दे रहा, वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ये करते रहा करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसको करने में कुछ ज़्यादा जाता भी नहीं है।
देख लो, शेयर वेयर कर दो, है ना। तो शेयर वेयर कर दोगे तो अच्छे बच्चे मिलेंगे, और अगर शेयर नहीं किया तो सोच लेना महान नालायक बच्चों की जो क्लास होती है, जैसे कई बार होता है कि भाई मेरे को सारे बच्चे ही ऐसे मिले, तो ऐसे ही बच्चे मिलेंगे बिल्कुल, जो बिल्कुल बात नहीं मानने, जो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने के। बच्चे तो मिलेंगे और सरकारी बच्चे ही मिलेंगे, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाओगे, बट बच्चे ऐसे मिलेंगे जो तुम कुछ भी कहते रहोगे वो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कहेंगे ही नहीं, रिजल्ट भी तो देना है भाई, है, समझ रहे हो। तो फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलिए, एक श्रृंखला के अंकगणितीय माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या है? द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज, डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है वो? जीरो। नेक्स्ट, वस्तुओं की भिन्नता की माप क्या है? द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स इज, तिरछापन, फैलाव, सहसंबंध या क्यूरतिस? बताइए क्या सही आंसर होगा? भिन्नता का माप, भिन्नता का माप, भिन्नता। आप अलग अलग चीजों को कैसे उसको मेजर करोगे? तो वो डिस्पर्जन से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? डिस्पर्जन से, फैलाव से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का माप नहीं है? स्क्यूनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, रेंज है, लेकिन स्क्यूनेस नहीं है। यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, परसेंटाइल रेंज जिसको PR भी कहा जाता है, उसका सूत्र क्या था? फॉर्मूला ऑफ परसेंटाइल रेंज PR इज 90-10, 50-30। ये परसेंटाइल मतलब 100, 100 कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है। खत्म कहानी, किससे ही खत्म कर दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते बिल्कुल ऐसे ही उठा देना। स्पेयरमैन का रैंक संबंध निम्नलिखित के बीच संबंधों की पड़ताल करता है? दो क्रमिक डेटा, दो अंतराल डेटा, दो अनुपात डेटा, या दो नाममात्र में? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन। स्पेयरमैन रैंक जो है वो दो ऑर्डिनल क्रमिक डाटा के मध्य निकाल करके लेकर के आता है। ये इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, स्पेयरमैन का रैंक से संबंध निम्नलिखित के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। एक सेकंड, स्पेयरमैन का रैंक से संबंध, स्पेयरमैन रैंक का रैंक और स्पेयरमैन सेम ही है ना? सेम ही है, रिपीटेड है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 है तो आवंटन का गुणांक क्या होगा? इफ कोरिलेशन एफिशिएंट इज 0.8 देन द एफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एलोकेशन। अच्छा, कोएफिशिएंट का लगाना है तो इसका तो फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 0.8 की पावर 2, 1 माइनस 0.64, तो ये आ जाएगा 0.36 और 0.6 आ जाएगा। ये रहा। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस को प्रॉपर करके करा है तो आप काफ़ी कुछ ले लेंगे, समझ रहे हैं? काफ़ी कुछ जो है आप वहाँ से भी गेन कर लोगे। क्लियर है ये वाली बात? बड़े ध्यान से चीज़ों को करना है। बाकी देखो बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम कराने। मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी का मतलब यही होता है कि बंदे के अंदर कितनी स्किल्स है, कितना एफिशिएंट है। समझ गए? सहसंबंध का गुणांक हमेशा होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज 1 से अधिक, -1 से कम, -1 और 1 के बीच में, या 0 से अधिक। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 + 1। ठीक है। नेक्स्ट,
समय श्रृंखला विश्लेषण के तहत नियमित और आवधिक क्षण 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियडिक मोमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड। प्रवृत्ति, परिपत्र भिन्नता, अनियमित क्षण, मौसमी भिन्नता, ट्रेंड, सर्कुलर वेरिएशन, इरेगुलर मोमेंट, सीजनल वेरिएशन। तो द करेक्ट आंसर विल बी टाइम सीरीज के अंतर्गत जो आता है सीजनल वेरिएशन आता है, मौसमी भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट। वैकल्पिक परिकल्पना किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय Q1, P0, P0, H0। बताइए। द करेक्ट वन इज, एक सेकेंड, यहां पर H1 आएगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी H1। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पूर्वानुमान तकनीक में पिछले अनुभव से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एनालाइज्ड? निर्णयात्मक पूर्वानुमान, समय श्रृंखला विश्लेषण, सहयोगी पूर्वानुमान, उपरोक्त सभी। जजमेंटल फोरकास्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस, एसोसिएटिव फोरकास्ट या ऑल ऑफ दीज? तो फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस में हम टाइम सीरीज एनालिसिस पर जाएंगे। समय श्रृंखला विश्लेषण। नेक्स्ट। सूचकांक संख्या किसमें व्यक्त की जाती है? इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन अनुपात, प्रतिशत, वर्ग, संयोजन। रेशियो, परसेंटेज, स्क्वायर या कॉम्बिनेशन? इट इज परसेंटेज। इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन percentage. Next. The fourth moment of patient distribution is, वितरण का चौथा क्षण क्या है? m+1, m+3m स्क्वायर, m+2m स्क्वायर, 3m+1। तो चौथा, फोर्थ, ये है। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वितरण का वैध वर्ण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो बेल शेप्ड होता है, मिस्क्रिटिक होता है, एजमेट्रिक नहीं होता है, विषम नहीं होता। तो इस तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। रियली होप कि आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम को देना, पढ़ करके उसको करना। ठीक है, बाकी कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, तो वहाँ के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी खुश रहो, मस्त रहो और फटाफट से एग्ज़ाम दे करके फीडबैक दो। जय हिंद।